दोस्तों आज हम लोग एडिक्शन के बारे में बात करते हैं, इसलिए भी कि हमारी कम्युनिटी के एक आध दोस्त लोग हैं जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि जब तक एडिक्शन के बारे में बात नहीं होगी वो चैन से बैठने नहीं देंगे। खैर ठीक भी है, हमारे एमबीए के गुरुजी कहा करते थे कि व्हाट विल हैपन, आइदर यू विल गिव अप और द अदर गाय विल गिव अप, बेटर ही गिव्स अप। तो इसी नेवर गिव अप वाली स्पिरिट में एडिक्शन को पकड़ता है। दो डिस्क्लेमर। नंबर एक, एडिक्शन एक गंभीर समस्या है और एक लेवल से ज़्यादा अगर आगे बढ़ जाती है तो आपको मेडिकल एडवाइस, मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। तो अगर ऐसा कुछ है आपके साथ में कि आपका एडिक्शन बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच गया है और आपसे नहीं संभल रहा है, तो डॉक्टर की सलाह लीजिए। यूट्यूब वीडियो देखना बंद करिए और डॉक्टर से कहिए कि भैया बताओ क्या किया जाए। अगर आपको डाउट भी है कि मेरा एडिक्शन क्लिनिकल है या सब क्लिनिकल है, तब भी डॉक्टर से मिलिए और उनसे ही ये सवाल पूछिए कि भाई साहब बताइए हमको कि हमारा एडिक्शन जो है ये दवाइयों से ही हल होगा या बिना दवाई के भी इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और दूसरा ये कि मैं एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट नहीं हूँ, तो मैं आपके साथ में जो एडिक्शन की बात करूँगा, मैं आपको बेसिकली अपने एडिक्शन की स्टोरी सुनाऊँगा कि कैसे एक क्यूरियोसिटी की तरह से शुरू होकर स्मोकिंग या दोस्तों के बीच के एक सिंपल से फन एक्सपेरिमेंट से शुरू होकर ये प्रॉपर एडिक्शन बन गई मेरे साथ, और फिर मैं कैसे उस एडिक्शन से बाहर आया। लेकिन इसको आप बेस्ट प्रैक्टिसेस या रिकमेंडेशंस मत समझिए। मैं यहाँ पे आपको टाइफॉइड को ठीक करने की दवाई नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इस तरह से समझिए कि मेरा अपना जो टाइफॉइड का एक्सपीरियंस है कि मुझे जब टाइफॉइड हुआ तो मुझे कैसा लगा और मैं कैसे उससे बाहर आया, वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो इन दो डिस्क्लेमर्स के साथ में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहली सिगरेट मैंने पी बीटेक सेकेंड ईयर में। मैं और मेरा एक दोस्त गुप्ता, हम दोनों एक ही बैच में थे, एक ही हॉस्टल में थे। डिपार्टमेंट्स अलग अलग थे, दोनों को ही पहलवानी का शौक़ था, दोनों रेगुलर जिम रैट्स हुआ करते थे। तो एक दिन मैं और गुप्ता कैंपस के अंदर ही मार्केट में टहल रहे थे। गुप्ता बोलता यार चल सिगरेट पीते हैं। अब ये वो समय था जब मैं गुप्ता को अपने से ज़्यादा वर्ल्डली वाइज समझता था, इसलिए भी कि गुप्ता गाज़ियाबाद से था जो कि बड़ा शहर था, मैं सीतापुर से था। तो मुझे लगता था कि पहली बार घर से बाहर निकले थे तो ये लगता था कि यार जो आदमी बड़े शहर से आ रहा है वो ज़्यादा स्मार्ट है या ज़्यादा वर्ल्डली वाइज है, उसने ज़्यादा दुनिया देखी है। तो मैंने गुप्ता से बोला कि भाई बता क्या करना है। गुप्ता एक नेवी कट लेकर के आया, दुकान से जलाई, 2-4 ड्रैग मारे, मुझे दी, मैंने भी 2-4 पफ मारे। गुप्ता बोलता यार तू तो कुल्ला कर रहा है। मैंने कहा मतलब? बोला मतलब तू तो मुंह में धुआं भर के मुंह से ही बाहर निकाले दे रहा है, इसको अंदर लेकर के जा लंग्स में और फिर बाहर निकाल। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उस तरह से 2-4-5-6 ड्रैग्स लिए और वो एक सिगरेट हम दोनों ने शेयर की। जैसे ही सिगरेट ख़त्म हुई हम दोनों को इतना भयंकर चक्कर आया कि हम दोनों ही वहीं रोड के किनारे बैठ गए, 1 आध मिनट बैठे रहे और कान पकड़े कि भैया आज के बाद सिगरेट कभी पिएंगे नहीं। अगले 2-3 सालों में 3rd ईयर 4th ईयर में सीनियर से दोस्ती हुई, उनकी ट्रीट्स या पार्टीज़ वगैरह में जाना हुआ। किसी सीनियर की यूएस में स्कॉलरशिप लग गई या किसी को कैट का कॉल आ गया या किसी की जॉब लग गई, तो उस केस में उनकी पार्टीज़ में जाते थे तो कभी कभार 1 आध सिगरेट हो जाती थी। मैंने 6 महीने में या साल भर में आपने 1 आध सिगरेट पी ली। तो बीटेक कंप्लीट होने तक ये स्थिति रही। उसके बाद पहली जॉब में नोएडा आया, पहली बार पैसा आया, दिल्ली जैसा शहर। 7-8 दोस्त और थे अपने ही कॉलेज के जिनको सेम कंपनी में जॉब लगी थी। तो उनमें से कुछ एक लोगों ने स्मोकिंग शुरू कर दी। 1 आध दोस्त जो दूसरे कॉलेजेस के बच्चों ने जो ज्वाइन की थी सेम जॉब, उसमें 1 आध लोगों से बड़ी अच्छी दोस्ती हुई, वो लोग स्मोकर थे। प्लस ऑफिस में वातावरण काफ़ी फ्लेक्सिबल, कूल, लिबरल टाइप का हुआ करता था। बॉस भी अपना वहीं बेसमेंट में आप लोगों के साथ में ही सिगरेट पिया करते थे। एक सीनियर महिला थी जो कंपनी में भी काफ़ी सीनियर लेवल पे थी, बाल सफ़ेद थे उनके, काफ़ी एजड थी, बट वो काफ़ी एनर्जेटिक और हम लोगों से दोस्तों की तरह बात करती थी। हम लोग सिगरेट पी रहे होते थे तो वो भी आ जाती थी, हमारे ही ग्रुप में ज्वाइन कर लेती थी। कभी कभार उनका सिगरेट नहीं भी होती थी तो बड़े कैजुअली दोस्ताना तरीके से बोलती थी यार बीड़ी पिलाओ। तो वो बड़ा अच्छा लगता था, ये लगता था कि यार कोई सीनियर आदमी हमसे दोस्तों की तरह बात कर रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ी। 1 साल जॉब करने के बाद मैं भी स्कूल पहुँच गया। अब अहमदाबाद कैंपस में माहौल बिल्कुल अलग था। आप एमबीए में आ गए हैं, आप बड़े आदमी बन गए हैं और पढ़ाई का भी स्ट्रेस ज़्यादा था, करियर स्ट्रेस ज़्यादा था, थोड़ा प्यार व्यार में पड़ गए तो उसका भी स्ट्रेस ज़्यादा हो गया। और वो समय
आज के समय से डिफरेंट था। आज तो हम स्मोकिंग को बहुत बुरी चीज़ मानते हैं। आप पुरानी पिक्चरों में देखा होगा कि अगर किसी को इंटेलेक्चुअल या बुद्धिमान दिखाना है तो उसको सिगार पीते हुए या सिगरेट पीते हुए दिखा देते हैं। तो एक टाइम था जब स्मोकिंग को स्लाइटली हार्मफुल बट कूल एक्टिविटी टाइप माना जाता था। हमारा जो टाइम था ये करीब 2000 की बात है, 2000 से 2002 के बीच में। उस समय शायद स्मोकिंग उतनी कूल नहीं रह गई थी, बट उतनी बुरी चीज़ भी नहीं मानी जाती थी जितनी आज मानी जाती है। आज तो पब्लिक प्लेस में आप सिगरेट पियो तो आपको फ़ाइन है, लॉ पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग को बैन करता है। उस समय ऐसा नहीं था। कैंपस के अंदर आप सिगरेट पी सकते थे और क्लास होती थी 1 घंटे की, उसके बाद 15 मिनट का गैप होता था। तो उस ब्रेक में आप क्लास के जस्ट बाहर आकर के सिगरेट पी सकते थे। कई बार प्रोफेसर्स भी स्मोक किया करते थे। अगेन माहौल और समय इस तरह का था। तो थोड़े असिस्टिंग फैक्टर्स भी थे। अच्छा, जब स्ट्रेस होती थी, टेंशन होता था, उस समय भी सबसे आसान तरीका क्या है कि भाई आप एक सिगरेट खरीद लो और फूंक लो। 3.5 रुपए की क्लासिक रेगुलर मिला करती थी, 10 रुपए की 3 सिगरेट्स मिलती थी। सबसे आसान, सबसे सस्ता तरीका यही होता था कि भाई सिगरेट पी लो। तो उन 2 सालों के दौरान, MBA के दौरान, सिगरेट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी और बढ़ गई। अब मैं करीब 8-10 सिगरेट पर डे का स्मोकर बन चुका था। अच्छा, इस दौरान अपना वर्कआउट, एक्सरसाइज, पहलवानी चल रही थी। तो एक थ्रेड दिमाग में ये भी था कि यार स्मोकर बनना नहीं है, लंबे समय तक इसको पकड़े नहीं रहना है। क्योंकि स्मोकिंग जब होती थी या ज़्यादा स्मोकिंग कर लेते थे तो जिम में आपके परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ने लग जाता था। आप वेट्स ढंग से नहीं उठा पाते थे, जल्दी थक जाते थे, जिम से जल्दी वापस आ जाया करते थे। तो वो डिफरेंस आने लग गया था, विच वॉज समथिंग आई डेंट लाइक। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि अगर मेरा जो जिम में परफॉर्मेंस है वो ख़राब होता है। तो एक थ्रेड था स्ट्रॉन्ग कि छोड़नी है। हाँ, छोड़ नहीं पा रहे थे, नंबर्स बढ़ते चले जा रहे थे। 2 साल के बाद जॉब में पहुँचे। अब जॉब में जो MBA के भी यार दोस्त थे वो भी अलग अलग हो गए, सबकी जॉब्स अलग अलग लग गई। अच्छा, मेरी पहली जॉब के सिलसिले में मुझे नासिक और महाराष्ट्र के एरियाज़ में दिन में काफ़ी सारा ट्रैवल करना रहता था। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स वगैरह के साथ में काफ़ी ट्रैवल करते थे। वो सारे के सारे गोल्ड फ्लिक किंग्स पिया करते थे। हम तो स्मोकर थे ही। थोड़ा कंड्यूसिव माहौल, हेल्पफुल माहौल मिला, स्मोकिंग थोड़ी सी और बढ़ गई। रात को आप अपने रूम पे आए, वहाँ पे भी आप अकेले हैं, दोस्तों से कभी फ़ोन पे बात हुई, प्यार का दर्द था ही। तो सबसे आसान ये है कि आप सिगरेट फूंकने लग जाओ। तो उस दौरान सिगरेट थोड़ी सी और बढ़ गई। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि उसी दौरान कि अगर मैं सिगरेट पी लेता हूँ तो उसके कुछ समय तक, आधा घंटा 1 घंटे तक, मैं किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। तो ये रीज़न जो एंटी सिगरेट फोर्स मेरे दिमाग में था उसको स्ट्रेंथन करता था। बट वो फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं था कि स्मोकिंग को रोक सके। हाँ, इतना स्ट्रांग ज़रूर था कि वो एग्जिस्ट करता था, वो ख़त्म नहीं हुआ। ये फीलिंग कि यार नहीं, मुझे सिगरेट छोड़नी है और मैं अपने आप को एज अ स्मोकर नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मुझे हमेशा स्मोकर नहीं रहना है, ये फीलिंग थी। एक चीज़ और मैंने नोटिस की कि अगर मैं डब्बा ख़रीद लेता हूँ तो फिर मैं एक के बाद एक सिगरेट फूंकता ही रहता हूँ जब तक कि वो डब्बा ख़त्म नहीं हो जाता। तो एक चीज़ मैंने ये रूल बनाया कि भैया डब्बा मत लो, सिंगल सिगरेट लो, ताकि एटलीस्ट कुछ ब्लॉकेज तो आए सप्लाई में। और इसी दौरान मुझे US आना हुआ काम के सिलसिले में। अब US में सिंगल सिगरेट मिलती नहीं थी, पूरा आपको डब्बा ख़रीदना पड़ता था। मालबोरो लाइट्स का 20 का पैकेट मिलता था। मालबोरो लाइट्स गले में लगती थी, स्ट्रॉन्ग होती थी, हार्श लगती थी एटलीस्ट मुझे, और जबकि मेरी आदत जो थी वो गोल्ड फ्लिक किंग्स की थी। उसके बावजूद कि ये नई सिगरेट जो है वो हार्श है, गले में आपको लगता है कि चोट पहुंचा रही है, और आपकी जो पुरानी सिगरेट थी वो आपको अवेलेबल नहीं है। कम होना चाहिए था स्मोकिंग कम नहीं हुई। और वो डब्बा लेते थे तो वो डब्बे लेने की वजह से ही आपकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ने लगी। तो उससे मुझे थोड़ी चिंता हुई। एक दिन रूम पे शाम को ऑफिस से आने के बाद 3-4 सिगरेट पी ली। मुझे लगा यार ये तो गड़बड़ हो रही है, तू तो एक दिन ये स्मोकिंग के चक्कर में मारा जाएगा। तो मैंने क्या काम किया, मैंने वो डब्बा जो था वो नीचे कूड़ेदान में फेंक दिया। अब अगले दिन सवेरे उठे तो सिगरेट पीने की इच्छा हुई और दुकान खुलने में काफ़ी टाइम था। तो मैंने क्या काम किया, मैंने कूड़ेदान में से सिगरेट उठाई, डब्बा, और वो सिगरेट फूंक ली। अगले दिन शाम को मुझे लगा कि यार ये कूड़ेदान में फेंकने का आइडिया तो बड़ा बेकार है, एक एक सिगरेट को अलग अलग निकाल के फेंक। तो मैंने फिर वो उस डब्बे में से एक एक सिगरेट स्टिक को
निकाल करके वो पीछे वाले लॉन में जहाँ कचरा पड़ा रहता था वहाँ फेंक दिया। अगले दिन सवेरे फिर इच्छा हुई सिगरेट पीने की, थोड़ा समझाने की अपने आप को कोशिश की, लेकिन नहीं यार चाहिए, किसी तरह चाहिए, दुकान अभी खुली नहीं है। तो फिर मैं नीचे गया, पीछे वाले लॉन में वो ओस से जो भीग गई थी सिगरेट्स, उसमें से एक आध सिगरेट मैंने उठाई जो फिर भी थोड़ी बहुत साबुत बची थी। कमरे पे आके हेयर ड्रायर से उसको सुखाया और फिर फूंका। नेक्स्ट डे शाम को मुझे लगा कि यार ये वाला प्लान भी बेकार हो गया। तो फिर मैंने सिगरेट को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके फेंकना शुरू किया। आपको डब्बा ही खरीदना है, 20 का ही डब्बा खरीदना है, बट आप पूरी 20 पीना नहीं चाहते हैं, तो आपने वो तोड़ तोड़ के फेंक दिया। अगले दिन सवेरे फिर इच्छा हुई और फिर मैंने नीचे जा कर के वो जो टुकड़े तोड़े थे उसमें से जो भी 1 इंच का भी टुकड़ा हो, जिसको आप एक एंड पे जला सकें और दूसरे एंड को अपने मुंह में लगा सकें, इतनी लंबाई मिनिमम अगर रहे, तो उस तरह के सिगरेट के टुकड़े मैंने उठाए और उनको फूंका। तो ये फेज, उसके बाद खैर मैंने कहा कि भाई तेरे से ये भी नहीं होगा और तू सिगरेट को फाड़ करके पूरा उसकी टोबैको को बहा कमोड में और तब फेंक। तो वो प्रोसेस फिर वहाँ पे फिर भी थोड़ा काम किया, बट ऑब्वियसली अगले दिन जब दुकान खुलती थी तो फिर ख़रीद लेते थे। यानी यहाँ पे आपको ये फील होने लग गया था कि यार मुझे छोड़नी है। और एक डेटा पॉइंट ये भी था कि आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आप सप्लाई काटने की कोशिश कर रहे हो, बट वो कुछ ना कुछ करके आप उसका वर्क अराउंड ढूंढ लेते हो। अच्छा, उसके बाद 2006 में शादी हुई। अब उसी समय मैंने ये भी पढ़ा कि स्मोकिंग जो है वो आपके परफॉर्मेंस इन बेड को ख़राब करती है। ये चीज़ भी मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, मैं इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं था कि भैया सिगरेट छोड़ देंगे। खैर, तो एक थोड़ा सा एडिशन और हुआ एंटी सिगरेट फोर्स में, बट फिर भी अभी तक भी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि सिगरेट की आदत को या जो साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस बन गई है उसको एकदम से उखाड़ के फेंक सके। इसी दौरान 2006-07 के आसपास ही मैंने कराटे करना शुरू किया। कराटे में ये स्मोकिंग का असर और क्लियरली दिखने लगा कि वहाँ पे जो है 2 मिनट के बाउट्स हुआ करते थे, स्पारिंग फाइट हुआ करती थी, और मैं अपना मुश्किल से 1 मिनट के अंदर अधमरे जानवर की तरह हाँफने लग जाता था। तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मुझे लगता था यार सिगरेट तू छोड़, सिगरेट के चक्कर में कराटे में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो 2006-07 से फिर ये सिलसिला चालू हुआ कि छोड़नी है यार, छोड़ दी सिगरेट। 1-2 दिन के बाद कुछ बहाना मिल गया आपको, कभी बॉस ने कुछ कह दिया, कभी किसी क्लाइंट ने कुछ कह दिया, कभी घर पे झगड़ा हो गया, कभी माँ बाप ने कुछ कह दिया, कुछ ना कुछ दिमाग को रीज़न चाहिए, दिमाग को रीज़न मिल जाता था और आपने सिगरेट पकड़ लिया। यार बड़ा टेंशन हो गया, एक सिगरेट पी लेते हैं, इसके बाद नहीं पिएंगे। और अगले 10 साल तक ये जद्दोजहद चलती रही कि मैं एक फोर्स था एंटी सिगरेट फोर्स दिमाग में, और एक डिपेंडेंसी थी कि भैया सिगरेट के ऊपर डिपेंडेंसी है, और मैं सिगरेट छोड़ता था और फिर 2-3 दिन के बाद सिगरेट फिर उठा लेता था, और फिर 5-6 दिन के बाद फिर सिगरेट छोड़ता था, फिर 2-3 दिन के बाद उठा लेता था। ये सिलसिला करीब 10 साल तक चलता रहा। ऊपर नीचे होता था, दी लिमिट ऑफ सक्सेस या जो दी एक्सटेंट ऑफ सक्सेस जो थी आपकी, वो ऊपर नीचे हो रही थी, बट फिर भी ये लड़ाई किसी भी एक पक्ष में क्लियरली नहीं जा रही थी। 2016-17 तक ऐसी स्थिति आ गई कि मुझे सिगरेट की नीड फील होना बंद हो गई थी। एक आध दोस्त लोग थे जिनके साथ में मुलाकात ही साल 6 महीने में एक बार होती थी, तो कभी कभार सिगरेट पी ज़रूर लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि आपको इच्छा हो रही है, आपको ख़रीद करके पीनी है, आपको जैसे पहले नीड फील होती थी वैसी नीड फील होना बंद हो गया था। और उसके 1-8 साल के बाद तो ऐसा हो गया कि अब वो दोस्त अगर सिगरेट पी भी रहे हैं तो भी आप अवॉइड कर जाते थे, आपको इच्छा नहीं होती थी। यानी ये करीब 10-12 साल की लड़ाई रही, जिस दौरान जो है एक तरफ इम्पल्स था कि सिगरेट चाहिए, दूसरी तरफ ये फोर्स था कि सिगरेट नहीं पीनी है, और वो लड़ाई लंबे समय तक चलती रही। अगर इस पूरे एक्सपीरियंस को आप समराइज़ करेंगे, 2-3 चीज़ें सामने आती हैं। पहला तो ये कि स्टार्ट बड़े ही हार्मलेस फन तरीके से हुई, इनॉक्वस तरीके से, आपको अंदाज़ा भी नहीं था कि आप जो है वो ऐसा सीवियर एडिक्शन में फंस जाओगे। नंबर 2, जो ग्रोथ हुई आपके एडिक्शन की, आपकी डिपेंडेंसी की, वो काफ़ी स्लो हुई, आप डिटेक्ट नहीं कर पाए।
सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, वो फ्रॉग इन द बॉइलिंग वाटर सिंड्रोम की तरह, कि पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि, और बाद में आपको पता लगता है कि अबे पानी तो उबलने लग गया। और तीसरा कि जो मेरे रीजंस थे छोड़ने के, वो हमेशा रहे, एग्जिस्ट करते रहे, और वो समय के साथ बढ़ते ही रहे। एक समय था जब ये रीज़न था कि यार नहीं, शरीर को ख़राब करता है और जिम में परफॉर्मेंस को ख़राब करता है। उसके बाद ये लगा कि यार थिंकिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। उसके बाद ये लगा कि परफॉर्मेंस इन बेड को ख़राब कर देगा। उसके बाद ये लगा कि कराटे में परफॉर्मेंस को ख़राब कर रहा है। तो ये जो रीजंस थे छोड़ने के, ये स्ट्रेंथन होते गए कंटिन्यूसली। कभी भी अपने आप को एज अ स्मोकर पूरी तरह से मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। इस चीज़ के लिए मैं तैयार नहीं था कि मैं स्मोकर हूँ, मैं अपने आप को एज अ स्मोकर एक्सेप्ट कर सकूँ। और दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये एक स्टैंडर्ड तरीका है स्मोकिंग से लड़ने का। 2-3 चीज़ें जो काम की, जो मुझे लगता है आपके लिए भी काम कर सकती हैं। एक चीज़ ये कि आप अपने रीजंस बनाए रखें, स्मोकिंग छोड़ने के रीजंस को ना छोड़ें, आप उनका पल्ला पकड़े रहें। नंबर 2, आप अपने आप को एज अ स्मोकर मत एक्सेप्ट करिए, हार मत मानिए। ये मत मानिए कि हाँ भैया मैं स्मोकर हूँ, मैं स्मोकर ही मरूंगा। नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूँ, स्मोकिंग में बहुत जल्दी छोड़ दूंगा। नंबर 3, आप सप्लाई ब्लॉक करिए। आप डब्बा मत खरीदिए। आप ये डिसाइड करिए कि मैं इसी पर्टिकुलर दुकान से सिगरेट लूँगा, बाकी दुकानों से नहीं लूँगा, या इन लोगों के साथ में मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, या कुछ और कॉन्फ़िगरेशन आप सोच सकते हैं, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो। हिंदुस्तान में या किसी भी जगह फॉर दैट मैटर, आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि 100% सप्लाई ब्लॉक कर सकें। अपने इंडिया में भी हर शहर में कोई ना कोई दुकान ज़रूर होती है जो 24 घंटे आपको सिगरेट मिलेगी। और जिस समय आप उस एडिक्शन वाली फेज़ में होते हैं, आप रात के 3 बजे भी बाइक या कार या साइकिल उठा के जाएंगे और वो रेलवे स्टेशन या बस अड्डे के पास जहाँ सिगरेट मिल रही होगी वहाँ से लेके आएंगे ही आएंगे। बट फिर भी सप्लाई ब्लॉक करिए, जिस एक्सटेंट तक ब्लॉक कर सकते हैं ब्लॉक करिए। और दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ लोगों के लिए काम करती हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं काम करती हैं। हर व्यक्ति का इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है कि उसके लिए किस तरह का मेथड बेस्ट काम करता है। मेरे एक मित्र हैं जो बताते हैं कि उनको अल्कोहल की काफ़ी आदत पड़ गई थी, और उन्होंने उस आदत से बाहर आने के लिए, वो बताते हैं कि मैंने एक मेंटल स्विच फ्लिप किया और नेक्स्ट डे से मैं जो है, मुझे दारू पीने की इच्छा होना बंद हो गई। अब पता नहीं वो कैसे काम किया, बट मैं उसको इंडिविजुअल डिफरेंस की तरह चॉक आउट करता हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ में ये मेथड काम कर जाए। एक मेरे मित्र हैं जो बड़े तगड़े स्मोकर थे, उन्होंने एक 3 दिन की वर्कशॉप अटेंड की हिप्नोथेरेपी वाली, उनके लिए वो काम कर गया। उसके बाद उन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इंडिविजुअल टैक्टिक्स काम कर सकते हैं। अगर आप लड़ना चाहते हैं स्मोकिंग से या किसी भी एडिक्शन से, और आप कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं, तो आपका दिमाग कुछ ना कुछ तरीका निकालेगा उस एडिक्शन से लड़ने का, और कोई ना कोई तरीका जो है वो काम करेगा। और दोस्तों, एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि ये एडिक्शन, चाहे सब्सटेंस एडिक्शन हो या सोशल मीडिया एडिक्शन हो या किसी और चीज़ का एडिक्शन हो, ये कंटिन्यूसली आपके शरीर और दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो कितने समय तक आप वो नुकसान झेलना चाहते हैं, ये भी एक सवाल है। और किस समय आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि जिस समय आपको लगे कि यार स्थिति मेरे हाथ से निकल रही है, या मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह गया, या शायद उस स्थिति में जहाँ पे मैं सिगरेट फेंक देता हूँ शाम को और सवेरे मैं वो उसमें गीली सिगरेट को हेयर ड्रायर से सुखा के पी रहा हूँ, या वो टूटे हुए टुकड़ों को एक साइड से जला के फूंक रहा हूँ, तो वैसी स्थिति आ जाए तो उस समय शायद वो सिग्नल है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, आपको शायद और समय नहीं बिताना चाहिए। दोस्तों, ये तो थी मेरी स्मोकिंग की कहानी कि कैसे स्मोकिंग मैंने शुरू की, कैसे मैं एडिक्ट बना और कैसे मैं उससे बाहर निकला। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, इनोकुअस हार्मलेस तरीके से चीज़ें शुरू होती हैं, आपको पता नहीं लगता कब आप एडिक्ट बन जाते हैं। लड़ाई आपको जारी रखनी है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि हाँ भैया ये स्थिति है और अब तो ऐसे ही चलेगा। आपको रेजिस्ट करते रहना है, रेजिस्टेंस के रीजंस बढ़ते रहने चाहिए, रेजिस्टेंस के नए नए तरीके खोजिए। और जिस समय आपको लगे कि प्रोफेशनल से बात करनी है, या जिस समय आपको लगे कि यार मैं हेल्पलेस हो रहा हूँ,
आप प्रोफेशनल से बात करिए। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।